अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज की जो हमारी डिस्कशन है, अगर आपको याद हो, आई वॉज टेलिंग यू द एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस कि आपकी बॉडी में कितनी तरह की जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिनको मेंटेन करना है. तो वी टॉक्ड अबाउट 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. यू रिमेंबर? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अपने पास इसको रिकॉल कर रहे हैं. 3 एस्पेक्ट्स हैं बेटा. नंबर 1 एस्पेक्ट थे थर्मो रेगुलेशन, नंबर 2 एस्पेक्ट था बेटा एक्सक्रीशन, एंड नंबर 3 एस्पेक्ट था ऑस्मो रेगुलेशन. तो वी हैव alhamdulillah discussed the first aspect, that was thermoregulation. Now beta, we are going to begin our discussion with the second aspect in the most detailed part of the chapter, which is excretion. ठीक है? तो before getting into the discussion and details of this topic, ठीक है, first let's talk about excretion. So we are going to begin our discussion from excretion. अच्छा, मजे की बात यह है कि यू हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक, दिस चैप्टर इन योर ओ लेवल्स. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस टॉपिक. यू हैव एन आइडिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक. ऑब्वियसली वी विल बी लर्निंग दोज थिंग्स जो कि आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी इन मच मोर डिटेल. बट आपके पास आइडिया, अगर आपके पास बैकग्राउंड का है और जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, तो यू विल बी इंशाल्लाह एबल टू रिलेट इजीली दोज टॉपिक्स विद दीज टॉपिक्स. तो एक्सक्रीशन क्या है, अगर आपको याद आ रहा है तो बेटा अपने आप को रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए. नहीं तो मैं आपको डेफिनेशन बताने लगा हूँ एक्सक्रीशन की. आप चाहेंगे तो नोट करेंगे इसको बेटा. एक्सक्रीशन इज द मेंटेनेंस ऑफ, एक्सक्रीशन इज द मेंटेनेंस ऑफ. मैं रिमूवल का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मेंटेनेंस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं. इट इज द मेंटेनेंस ऑफ. रिमूवल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं? बिकॉज व्हेन वी गो इनटू द डिटेल ऑफ द टॉपिक, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो रिमूवल के लिए, यानी एग्जैक्टली इट इज नॉट अ कंप्लीट रिमूवल वाला प्रोसेस. तो इसीलिए आई एम यूजिंग द बेटर वर्ड विच इज मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट. अच्छा, यहां पर हम अपनी डिस्कशन को एक्सक्रीशन के लिए रोकते हैं और वेस्ट की मैं बात करता हूं आपसे क्विकली. कि वेस्ट जब आप बोलते हैं तो बेटा वेस्ट जो है, जाहिर है कि वेस्ट का वर्ड बता रहा है कि दिस इज समथिंग जो कि आपके लिए नुकसानदेह है या आपके लिए एटलीस्ट फायदेमंद नहीं है, कोई बेनिफिशियल नहीं है, और आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आप उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे. तो वेस्ट हम उसे कह रहे होते हैं. आपकी बॉडी में 3 तरह का वेस्ट होता है. आपकी बॉडी में 3 तरह का वेस्ट होता है. एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम वेस्ट को 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं. लेकिन एनिमल बॉडी के लिए जब हम बात करते हैं तो हम वेस्ट को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. नंबर 1 बेटा इज डाइजेस्टिव वेस्ट. डाइजेस्टिव वेस्ट यानी इट इज द वेस्ट जो कि कहां से फॉर्म हो रहा है, जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए, जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, वहां जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है. ठीक है, डाइजेस्टिव वेस्ट है ये. डाइजेस्टिव वेस्ट यानी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है, वी कॉल दैट डाइजेस्टिव वेस्ट. एंड सेकेंड वेस्ट क्या है हमारे पास? सेकेंड वेस्ट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब है बेटा? It is the waste which is basically formed as a byproduct during different biochemical or metabolic reactions occurring in your cells. आपके cells में hundreds and hundreds of reactions are going on. We call those reactions metabolism, and we have discussed in O levels that metabolism is of 2 types, catabolism and anabolism. So whether it is catabolism or whether it is anabolism, during those reactions some products are the target products or the main products जिसके लिए वो reaction हुआ है. बट कुछ उसके साथ जो है वो क्या बनते हैं बेटा? बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, इजाफी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं. एंड वी आर नॉट एबल टू रिटेन दोज प्रोडक्ट्स, और अगर हम रिटेन करते हैं उनको तो कोई बेनिफिट नहीं होता या बाज़ दफ़ा नुकसान हो जाता है. तो वी हैव टू रिमूव दोज प्रोडक्ट्स एज वेल. तो वी कॉल दोज वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट. अच्छा, मजे की बात यह है कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट है इसी में ही एक कैटेगरी है, लेकिन एनिमल में हम इसको अलग से हाईलाइट करते हैं, अलग से थर्ड काइंड ऑफ वेस्ट के तौर पर मेंशन करते हैं. एंड दैट वेस्ट इज, व्हाई वी मेंशन दैट एज अ थर्ड काइंड ऑफ वेस्ट, आई विल टेल यू ऑल्सो. I'll tell you that also inshallah. Metabolic waste and the third waste जिसको हम अलग से कैटेगराइज कर रहे हैं, इट इज नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजीनस वेस्ट, विच मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि एक्सेस में है, those compounds which are nitrogen containing and they are in excess,
we call those compounds nitrogenous compounds, and we take those compounds as waste. क्यों ऐसा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी. तो आपको यहां तक की डिस्कशन में समझ में आ गया कि वी हैव टू डील विथ 3 काइंड ऑफ वेस्ट. अब जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, वी आर गोइंग टू कंप्लीटली रिमूव इट फ्रॉम आवर बॉडी, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. The process is called egestion, whereas nitrogenous waste and the metabolic removal of nitrogenous waste and the metabolic waste is done through a process called, yes please, excretion. Excretion is the maintenance or removal. रिमूवल का वर्ड इसलिए मैं आमतौर से अपनी डिस्कशन में इस्तेमाल नहीं कर रहा होता हूँ कि जब आप डिटेल पढ़ेंगे इस टॉपिक की तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी रिटेन करती है. ठीक है जी. तो इसलिए रिमूवल में मेरा ख्याल है ये मुराद ये हो जाएगी कि सारा निकाल दिया. तो इसलिए आई ट्राई टू यूज द वर्ड ऑफ मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस का मतलब है जितना रिक्वायर्ड है उतना आप रखेंगे, बाकी रिमूव कर देंगे. तो मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक एज वेल एज नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का जो वेस्ट है, मेंटेनेंस ऑफ दीज 2 काइंड्स ऑफ वेस्ट इन योर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो ये हमारे पास एक्सक्रीशन कहलाता है. अब सवाल ये पैदा होता है, यहां पर पर्टिकुलरली हम ज्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को. तो सवाल ये पैदा होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है. तो इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंट रीजन है, तो वी हैव टू डिस्कस दैट ऑल्सो. देखिए, अगर आपने बेसिक बायोलॉजी ओ लेवल्स में ध्यान से पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट आपके पास था प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, या इवन के एएस लेवल बायोलॉजी के अंदर जब आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े थे तो आपने ये पढ़ा हो अपनी रीडिंग में, या आपको टीचर ने पढ़ाया हो कि हम जो डाइट ले रहे हैं, जो भी डाइट हम लोग लेते हैं, उसमें एक ऑर्गेनिक पोर्शन है और एक इनऑर्गेनिक पोर्शन है. जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें आप आइदर यू आर टेकिंग प्रोटीन, और यू आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट, और यू आर टेकिंग फैट्स. ठीक है. अब इंटरेस्टिंग नेचर आप देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, यानी द डिमांड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी की है, उससे यू आर टेकिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स, यू आर टेकिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, तो दोज एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स विल गेट स्टोर्ड बाय योर बॉडी. For example, if you take extra glucose will be stored into glycogen. If you take excessive amounts of carbohydrates, so carbohydrates can be converted to fats and can be stored in adipose tissues. So it means, अभी डिस्कशन में इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि लाजमी सी बात है ये हमारा टॉपिक नहीं. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉडर इमेज. ठीक है ना. तो कार्बोहाइड्रेट जो आप लेते हैं, अगर आप लिमिट में ले रहे हैं, वेल एंड गुड है. अगर आप लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और इन एडिपोज टिश्यूज. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फैट्स. इसी तरह जब आप फैट ज्यादा लेते हैं तो फैट ज्यादा लेने पर भी क्या होता है कि जो एक्सेसिव फैट होता है ये आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है, लिवर पे स्टोर हो जाता है, आपके जो वेसल्स होते हैं उस पर स्टोर हो जाता है, जिसकी में आपने पढ़ा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स हो जाती है. तो द समरी ऑफ माय स्टेटमेंट इज कि जो कार्बोहाइड्रेट यानी डाइट में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा तो स्टोर हो जाएगा. इसी तरह से फैट है, अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, स्टोर हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट प्रोटीन? आप जानते हैं प्रोटीन, आपने एएस बायोलॉजी में पढ़ा था कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी. इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल, प्रोटीन, फैट इज एसेंशियल, बट प्रोटीन की इंपॉर्टेंस अगर इन जनरल देखा जाए तो शायद सबसे ज्यादा है, बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, हार्मोन्स में प्रोटीन होता है, एंजाइम्स प्योरली प्रोटीनियस ही होते हैं, मेनली प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं. तो प्रोटीन जो है ना सिर्फ आपकी बॉडी को बना रहा है बल्कि हार्मोन और एंजाइम्स के बगैर जो है फंक्शनैलिटी विल नॉट बी देयर. तो प्रोटीन सबसे ज्यादा वाइटल रोल फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव प्ले करते हैं आपकी बॉडी में. तो प्रोटीन का क्या हिसाब किताब है बेटा? when you start taking protein above the requirement of your body hasn't got any mechanism to store excess proteins. आपकी बॉडी में कभी सुना है कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है, आप खा रहे हो,
फैट स्टोर हो रहा है, खा रहे हो आप, स्टोर कर रहे हो। कभी सुना है कि प्रोटीन खा के स्टोर कर लिया? आप कभी भी नहीं सुनते। जब भी बॉडी आपको बिल्ड करनी हो, आप होती है, आप कहते हैं यू हैव टू टेक मोर प्रोटीन, आपको प्रोटीन अपने ज्यादा लेने होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है कि मैं अगर ज्यादा प्रोटीन ले लूँ तो ऑटोमेटिकली वो स्टोर हो जाए, मेरी बॉडी को जरूरत हो और तो वो इस्तेमाल हो जाए। ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू स्टोर प्रोटीन्स। अब आप बोलेंगे यार ये तो अल्लाह ना करे नेचर की क्या इनजस्टिस है हमारे साथ। क्या ये नेचर ने हमारे साथ इनजस्टिस किया है? क्या ये नेचर ने हमारे साथ इनजस्टिस किया है कि भाई कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का मैकेनिज्म दिया है जिससे हमें लेटर ऑन नुकसान भी होता है, फैट को स्टोर करने का मैकेनिज्म दिया है जिससे अगेन लेटर ऑन हमें नुकसान भी हो सकता है अगर एक्सेसिव फैट स्टोर हो जाए। लेकिन जो आपका अल्लाह आपका भला करे प्रोटीन है विच इज मच मोर इसेंशियल देन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, उसको स्टोर करने का मैकेनिज्म ही नहीं दिया। तो इन जनरल जब हम ये बात करते हैं तो ऐसा एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि शायद नेचर में जो है ना वो कोई फॉल्टी जो है ना स्टेप ले लिया नेचर ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। नेचर हैज क्रिएटेड अस एट आवर बेस्ट, ठीक है। वी आर द बेस्टेस्ट क्रिएशन। तो जो चीजें हैं वही बेस्ट हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होती और कुछ और होती जो हम अपनी अकल से समझते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। बेटा प्रोटीन क्यों स्टोर नहीं होता, ठीक है, उसका एक बहुत बेसिक सा रीजन है। प्रोटीन आप जानते हैं, एएस बायोलॉजी में आप पढ़ के आए हैं, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। इट मीन्स अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा होता तो अमाइनो एसिड्स, इन अदर वर्ड्स अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे थे। और अमाइनो एसिड्स में अमाइन ग्रुप्स होते हैं। Amino acids contain amine groups and these amine groups contain nitrogen. तो what happens is that when amine, देखो फैट कहाँ स्टोर हो सकता है? लिवर में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर हो सकता है? लिवर में। तो अगर मान लेते हैं लेट्स सपोज फॉर अ टाइम बीइंग दैट प्रोटीन्स भी लिवर में स्टोर होते हैं, तो लिवर क्या करता है? अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है। अब अमाइनो एसिड जब ब्रेक डाउन होते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टोर होने के लिए, तो चांसेस थे कि जो उनका जो अमाइन ग्रुप है या नाइट्रोजन कंटेंट है वो रिलीज हो जाता। और अभी मैं नॉर्मल फंक्शनैलिटी पढ़ाऊंगा, वो रिलीज होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेसिव प्रोटीन स्टोर हो रहा होता है, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो है ना वो डी अमाइनेशन हो रही होती। डी अमाइनेशन से क्या मतलब है कि अमाइनो एसिड्स का जो अमाइन ग्रुप है वो डिटैच हो रहा होता। एंड वो जो अमाइन ग्रुप डिटैच होता बेटे वो अमाइन ग्रुप कन्वर्ट इनटू अमोनिया। अभी हम आगे जाके इसी डिस्कशन में पढ़ेंगे कि डीअमाइनेशन किस तरह से होती है, अमोनिया कैसे बनता है। तो अभी मैं बता रहा हूं कि जस्ट इमेजिन कि एक्सेसिव प्रोटीन अगर आप इनटेक कर रहे होते तो उससे एक्सेसिव अमाइन ग्रुप बन रहा होता। एक्सेसिव अमाइन ग्रुप जब डीअमाइनेट होता तो अल्टीमेटली अमोनिया बनती। एंड अमोनिया गैस इज हाईली टॉक्सिक for our body. As a medical professional, I know that liver encephalopathy जब होती है और अमोनिया की रिसाइकलिंग नहीं हो पाती, रिसाइकलिंग अमोनिया की फिक्सेशन नहीं हो पाती इन फॉर्म ऑफ यूरिया, तो द पेशेंट डायरेक्टली गोज इनटू द encephalopathy. It's a condition जिसमें ब्रेन जो है ना अपनी फंक्शनैलिटी लूज करने लग जाता है। ब्रेन जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन स्टेज, इट इज इरिवर्सिबल एज वेल। यानी अगर मैं ज्यादा डिटेल या डीप नहीं ले जाना चाह रहा आपको, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अमोनिया के लेवल्स, अगर एक्सेसिव प्रोटीन आप स्टोर करते और उसमें डीअमाइनेशन जैसे अभी हो रही है वैसे हो रही होती और एक्सेसिव अमोनिया बन रहा होता, तो इस एक्सेसिव अमोनिया को रिमूव करना विल बी डिफिकल्ट। कितना डिफिकल्ट है ये भी आपको बताता हूं मैं। फिर अगर वो रिमूव नहीं हो रही होती तो ये आपकी बॉडी में अमोनिया एज अ बेस, तो आपकी बॉडी का पीएच जो है वो राइज करती, पीएच बढ़ाती, ब्लड की पीएच बढ़ती, अल्टीमेटली तमाम एंजाइम्स जो कि पीएच सेंसिटिव होते हैं वो अपना काम करना छोड़ देते। फिर ब्रेन को बड़ा डैमेज है, मैंने बताया इनकेफेलोपैथी। आई शुड राइट इट हियर ना, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। आप जाहिर है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल से पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स ना। मजा आता है, इंटरेस्ट पैदा होता है इससे। इनकेफेलोपैथी, इनकेफेलोपैथी जो है मुख्तलिफ कंडीशंस की वजह से होती है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज इंक्रीज लेवल्स ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है ना। तो अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में एक्सेसिव स्टोरेज होने की कैपेसिटी होती, कैपेबिलिटी होती, पोटेंशियल होता, तो एट एनी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट जो है ना हम लोग बहुत हाई रिस्क कंसिडर होते इन ऑर्डर टू इन टर्म्स ऑफ जो है ना वो अमोनिया लेवल्स, कि हमारे अमोनिया लेवल्स कभी भी बढ़ सकते थे। जरा सा बीमार होते, जरा सा कोई मसला होता, जरा सा फंक्शनैलिटी होती और अमोनिया का रिमूवल स्लो होता तो हमारी बॉडी इन गैप में जा सकती थी। तो दैट इज वाई नेचर हैज नॉट टेकन द रिस्क in our case, and nature has not given the mechanism of storing proteins
एक्सेसिव प्रोटीन्स इन अ बॉडी, बल्कि वो ज़ाया हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इसीलिए आप देखें कि एक बंदा जो प्रोटीन एग्स वाइट में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो आप क्या करते हैं कि अगर लेट्स सपोज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक अंडे की है या एक या दो एग्स की है और आपने दो एग्स ले रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन सडनली आपने कहा यार मैं जो है 10 एग्स पर डे लेना शुरू कर देता हूँ, यू हैव स्टार्टेड टेकिंग 10 एग्स, तो आपका क्या होगा, एक दिन या 2 दिन में ही आपकी जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है ये खराब हो जाएंगे। ठीक है, यू विल बी हैविंग आइदर वॉमिट्स और यू विल बी हैविंग डायरिया। ठीक है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब आप कहेंगे यार बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो 10-10 20-20 अंडे खाते हैं, तो बेटा होता यह है कि वो डायरेक्टली नहीं खाते, फर्स्ट दे इंक्रीज द डिमांड ऑफ योर बॉडी, ऑफ देयर बॉडी, डिमांड ऑफ देयर बॉडी, जो डिमांड है प्रोटीन की वो अपनी बॉडी के लिए इंक्रीज करते हैं, एंड व्हेन डिमांड गेट इंक्रीज देन दे फुलफिल दैट डिमांड बाय इंक्रीजिंग द प्रोटीन पोर्शन इन देयर डाइट। तो विदाउट इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ प्रोटीन, अगर आप जो है ना वो प्रोटीन डाइट में बढ़ा लेंगे तो वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं तो करके देख लें, फिर नहीं कहना डायरिया हो गया। अच्छा, दूसरी एक जो चीज़ ये है कि आप हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि यार अगर अमोनिया ज़्यादा बनती तो फिर इसे निकाल देते हम, ज़्यादा निकालना क्यों मुश्किल है। अब मैं वो रीज़न बताता हूँ आपको कि वाई अमोनिया इज़ टॉक्सिक। अमोनिया टॉक्सिक तो अपनी बेसिसिटी की वजह से है और ब्रेन पे इफेक्ट करती है, लेकिन अमोनिया को रिमूव करना बड़ा मुश्किल है। क्यों रिमूव करना मुश्किल है? क्योंकि अमोनिया को डिसॉल्व करना पड़ता है, गैस है ना बेटा, तो डिसॉल्व करना पड़ेगा, फ्लूइड इसको कैरी करेगा टूवर्ड्स किडनी या और वहां से फिर ये निकलती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैरी करता है और वहां से गैस की फॉर्म में रिलीज होती। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट अमोनिया फॉर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया वी नीड 500 ml of water, which means half liter water is required for 1 gram of ammonia. If you imagine कि आपकी डेली प्रोटीन डाइट जो है वो या डेली अमोनिया प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 7 to 8 ग्राम्स या 10 ग्राम्स या 12 ग्राम्स है, चलो 10 ग्राम्स है, it means 5000 ml, which means 5 liters of water सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए होता अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अब आप कहें 5 लीटर तो कोई चीज नहीं है, जस्ट इमेजिन कि 5 लीटर पानी आप पीते सिर्फ अमोनिया रिमूव करने के लिए, तो फिर सिर्फ हमारी जिंदगी में 24 घंटे में यही रह जाता, पानी पियो वॉशरूम जाओ, पानी पियो वॉशरूम जाओ, पानी पियो वॉशरूम जाओ, क्योंकि 5 लीटर जब आप पानी पीते तो किडनी पे लोड नहीं आता है जी, और फिर अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट, तो सारी जिंदगी बस पानी पीने और बाथरूम जाने में गुजर जाती, जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाते। बल्कि फिर मैं इस तरह बैठ के लेक्चर नहीं दे रहा होता और आप इस तरह बैठ के सुकून से लेक्चर सुन नहीं रहे होते, ठीक है, बल्कि वॉशरूम आना जाना ही कर रहे होते। समझ में आई बात? तो मैं डिस्कशन को समराइज करता हूं, बहुत आउट ऑफ द वे चला गया हूं मैं डिस्कशन में। तो बेसिकली हमने एक्सक्रीशन की बात शुरू की थी कि इट इज द मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक एज वेल एज नाइट्रोजनस वेस्ट। तो मैंने ये बताया उसी डिस्कशन के अंदर कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, और उसमें जो मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट है वो अमोनिया है। और चूंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है तो नेचर को ये मालूम है कि अमोनिया हमारी बॉडी के लिए कितना टॉक्सिक हो सकता है, तो नेचर ने हमें प्रोटीन को स्टोर करने का मैकेनिज्म ही नहीं दिया ताकि ये चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएं कि अमोनिया लेवल्स हमारे बॉडी में बढ़े। समझ में आ रही? उसके इन स्पाइट ऑफ दिस होल प्रोसेस अगर अमोनिया लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर उनके डेफिनेट रीजंस होते हैं, एंड इंशाल्लाह ताला इन दिस सेक्शन जब मैं लिवर पढ़ाऊंगा आपको तो वो भी थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं, बल्कि आप खुद रिलेट कर पाएंगे कि व्हाट कुड बी दोज रीजन जिसकी वजह से जो है अमोनिया लेवल्स स्टिल आपकी बॉडी में बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक चीजों को बेटा प्लीज अपने पास नोट कीजिएगा कि एक्सक्रीशन क्या है, वेस्ट कितने तरह का होता है, और अमोनिया क्यों एक टॉक्सिक वेस्ट है। ये 3 चीजें अपने पास नोट कीजिए। ठीक है, 2 मिनट के बाद हम यहां से आगे मूव। अच्छा जी, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब यहां से बेटा आगे चलते हैं।
Let's talk about excretion now in detail. Up, we have already discussed that excretion is the maintenance of metabolic as well as the nitrogenous waste. So first we have to discuss what kinds of metabolic and nitrogenous waste majorly we have in our body. देखिए वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन वी हैव टू लुक फॉर द मेजर वेस्ट जिनको हमें बॉडी से रिमूव करना है, जिनको हमने मेंटेन करना है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको कंट्रोल रखना है, रेंज में रखना है, बढ़ने नहीं देना. एक्सेस होगा तो वी हैव टू रिमूव दैट एक्सेस. ठीक है जी. तो लेट्स टॉक अबाउट दोज वेस्ट. सबसे पहले फर्स्ट वेस्ट विच इज मेटाबॉलिक वेस्ट इज अ गैसियस वेस्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. It is a metabolic waste क्योंकि it is formed during metabolic reaction, oxidation of glucose की reaction में we get this carbon dioxide. So it is a metabolic waste. Second, ammonia. Ammonia अभी हमने डिस्कस किया है कि ammonia is highly toxic and that is why we do not store excessive proteins, but still ammonia is produced in our body in sufficient quantities, and that ammonia has to be removed. And inshallah ताला अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो अमोनिया आपकी बॉडी से रिमूव होती है. Then the third waste is urea. It is one of the major waste, metabolic waste of your body. Then we have creatinine. ठीक है, इंशाल्लाह इन चैप्टर 4 यू विल लर्न कि क्रिएटिनिन कहाँ से आता है आपकी बॉडी में. ठीक है, दिस इज अगेन अ मेटाबॉलिक वेस्ट, वन ऑफ द मेजर वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. देन वी हैव यूरिक एसिड. नाम सुना है आपने? गर्मियों जब बकरीद में गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. देन वी ऑल्सो हैव डिफरेंट आयंस. ठीक है, आयंस जिसको आप रिमूव कर रहे होते हैं स्वेट की फॉर्म में. एंड वी हैव वाटर, एक्सेसिव वाटर. दिस इज ऑल्सो द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ फॉर आवर बॉडी. ठीक है, तो दीज आर, हो सकता है एक आग मुझसे मिस हो गया हो, नोट्स में आप कवर कर लीजिएगा, लेकिन दीज आर द मेजर वेस्ट जिससे हम डील कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में. जस्ट क्विकली लुक देख लेते हैं कि इनको कैसे रिमूव कर रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करते हैं. तो यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्योरली रिमूव बाय यस लंग. वेरी गुड. अमोनिया का जो डीलिंग है इट इज डन बाय और परफॉर्म बाय लिवर. ठीक है, तो लिवर हैज गॉट दिस एक्सक्रीटरी फंक्शन. देन यूरिया, creatinine, uric acid, these all are removed by our kidneys. ठीक है, और यूरिया के अंदर यूरिया फॉर्मेशन में लिवर ऑल्सो प्लेज इट्स रोल. इसी तरह एक्सेसिव वाटर एंड आयंस आर रिमूव्ड बाय स्वेट. ठीक है, एंड वाटर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय किडनीज, कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय किडनीज. तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये चीजें भी किडनी से निकल रही हैं, रिमूव हो रही हैं, और वाटर और आइंस भी किडनी से रिमूव होते हैं. आइंस कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय किडनी. ठीक है, एक्सेसिव आइंस. तो ये डिस्कशन है हमारी जो बेसिक आइडिया में दे रही है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि लिवर मैंने 2 बार लिखा है और किडनी इज डीलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स. तो इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर, यहां तक के लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन का ओवरव्यू ले लिया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट the role of liver in excretion and inshallah we'll start our discussion about kidney. उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को यहाँ तक की डिस्कशन समझ में आ गई होगी. आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो डिस्कस किया वो एक्सक्रीशन को डिस्कस किया, वेस्ट को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ वेस्ट को डिस्कस किया. वी डिस्कस द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑन इंपॉर्टेंस इन टॉक्सिसिटी ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, एंड आई स्पेशली मेंशन्ड अमोनिया. और मैंने आपको समझाया कि व्हाई वी आर नॉट स्टोरिंग एक्सेसिव प्रोटीन, व्हाई नेचर हैजंट गिवन अस दिस मैकेनिज्म. ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एन्केफेलोपैथी. 1 gram of ammonia needs to be removed and it requires 500 ml of water. There are multiple kinds of waste, metabolic and nitrogenous waste in our body, and some of the major waste are written here, and you can see them in your screen, on your screen. And कौन से स्ट्रक्चर इनको रिमूव कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड बाय लंग्स, एंड अमोनिया इज जो रिमूव्ड बाय लिवर, और यूरिया की फॉर्मेशन में लिवर हैज टू प्ले इट्स रोल, लेकिन इसका जो रिमूवल है दैट इज बाय किडनी. क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड आल्सो रिमूव्ड बाय किडनी, एंड आयंस इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय इन फॉर्म ऑफ स्वेट और फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स, और दे कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय किडनी. ठीक है जी, तो यहां पर आज की हम डिस्कशन को कर रहे हैं एंड. इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन फ्रॉम द रोल ऑफ लिवर इन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. थैंक यू सो मच.